कि तुम्हारे पास इतनी मिलिट्री पावर नहीं है। आज कैसे क्या तकरीर किया उसने क्या दिखे, हम और हिंदुस्तान वी हैव टू डील। देखिए कितना इंसल्टिंग है। अमेरिका से पाकिस्तान को लगा है बड़ा झटका। अमेरिका ने टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किया। टीआरएफ को वैश्विक आतंकवादी की लिस्ट में डाला। ये मार्को रूबियो का बयान सामने। इंडियन मीडिया का कहना है कि ये भीख मंगे जो हिंदुस्तान की भीख पर पलते रहे, जिन्हें इंडियन आर्मी ने बनाया, जिन्हें इंडियन नेवी ने बनाया, जिन्हें इंडियन एयरफोर्स ने बनाया, आज ये हमें सिखा रहे हैं, हम इन्हें बताते हैं कि मंदिर किस तरह से तोड़े जाते हैं। हम पाकिस्तानियों को सोचना पड़ेगा और इस हवाले से अज़्म करना पड़ेगा। कभी हाफिज सईद की तो कभी मसूद अजहर के ग्रुप की या किसी और ऐसा टेरर ग्रुप जो कि सारी दुनिया जिसको बैन कर चुकी है, सारी दुनिया जिसको टेरर ग्रुप कह चुकी है, लेकिन हमारे लोग हैं कि मानने को तैयार ही नहीं होते। अमेरिका ने पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर के एक बड़ा फैसला लिया है। तो ये हमें नहीं समझना चाहिए कि इक्वेशन चेंज हो गई है अमेरिका और इंडिया की। अभी भी अमेरिका के लिए और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के लिए इंडिया ही उनका मेन साथी है। कि 145 देशों में बांग्लादेश की जो मिलिट्री रैंकिंग है वो 37 है, 37वीं। कि जी हाफिज सईद और मसूद अजहर और इस किस्म के लोगों को जो जिहादी माइंडसेट के हैं, जो एक तरह से टेररिस्ट ही हैं, उनको पाकिस्तान ने इसलिए रखा हुआ है। वो अब बता रहे हैं, खुल के बता रहे हैं। अब इंडिया की इसमें इनिशिएटिव है कि ये क्या करते हैं इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए। उसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि जी यहाँ पर पाकिस्तान जिस तरह से सपोर्ट कर रहा है इन टेररिस्ट को, उसको देखते हुए जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। और पाकिस्तान को इंडिया को मान लेना चाहिए कि साउथ एशिया में वो मेजर पावर है, वरना हम तो एफएटीएफ में जाने वाले नहीं थे और हम तो जी बड़े अच्छे लोग हैं। तो यकीनन इसके ऊपर जो है दुनिया सिर्फ हंसेगी और मजाक ही उड़ाएगी। नमस्कार दोस्तों, अब हमने पिछले दिनों टीआरएफ का नाम बहुत सुना था, द रेजिस्टेंट फ्रंट ऐसा कुछ नाम है उसका। और हम सबको पता है कि ये जो लश्कर तोयबा और ये सारे आतंकवादी संगठन है, जब उन पर बैन लग गया है तब उन्होंने दूसरे नाम से अपना एक दूसरा संगठन शुरू किया और नाम ऐसा दिया कि भाई जिससे कोई रिलीजियस आइडेंटिटी क्लियर ना हो। लेकिन अब कोई भी चीज़ कब तक छुप सकती है, उसके भी पुख्ता जो हमने सबूत थे वो दिए और फिर उसको भी बैन किया गया। हालांकि देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के पत्रकार ही या फिर कहे कि पाकिस्तान के लोग ही ये कह रहे हैं कि भी जहाँ जहाँ आतंकवादी हमला होता है वहाँ पर आतंकवादी पाकिस्तानी मिलते हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली लिंक जो है वो पाकिस्तान के साथ ही मिलता है। और ऐसा नहीं कि भाई हम जो है मतलब इंडिया जो है वो हवाई बातें कर रहा है, इसके पूरे ही जो पुख्ता सबूत है वो दिए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि भाई देखिए अगर ये अब आने वाले दिनों में हमला हुआ तो हम इस जगह पर हमला करेंगे। ये सारी बातें यहाँ पर बताई जा रही है। अब पता नहीं मतलब पाकिस्तान को किस हिसाब से यहाँ पर अब सेटिस्फेक्शन मिलता है कि भाई नहीं अब ये चीज़ें स्टॉप करनी चाहिए, थोड़ा ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए, इकोनॉमी पर ध्यान देना चाहिए। कौन समझाएगा उनको पता नहीं, लेकिन इंडिया जो है वो पूरी तरीके से तैयार बैठा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद ज़रूर करें। इस क्लिप के अंदर ये आप देख ही सकते हैं सोशल मीडिया पर। तो पाकिस्तान अब अगर ये कहे कि जी हमें तो एफएटीएफ में भारत ने डलवा दिया, वरना हम तो एफएटीएफ में जाने वाले नहीं थे और हम तो जी बड़े अच्छे लोग हैं, तो यकीनन इसके ऊपर जो है दुनिया सिर्फ हंसेगी और मजाक ही उड़ाएगी। पाकिस्तान में इस तरह के लोग आपको ना सिर्फ ये कि पॉलिटिकल रैली तो खैर होती रहती है, कभी हाफिज सईद की तो कभी मसूद अजहर के ग्रुप की या किसी और ऐसा टेरर ग्रुप जो कि सारी दुनिया जिसको बैन कर चुकी है, सारी दुनिया जिसको टेरर ग्रुप कह चुकी है, लेकिन हमारे लोग हैं कि मानने को तैयार ही नहीं होते और यही कहते हैं कि नहीं जी ये तो जी पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, ये तो इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। मुझे आज भी याद है कि जब हम लोग स्कूल में थे और उस जमाने में जो है वो ये हाफिज सईद को तो खैर अभी रिसेंटली अरेस्ट किया गया है, वरना या कह लीजिए होम अरेस्ट किया गया है। ये बाहर घुमा करता था। जिस किस्म की तकरीरें आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं हाफिज सईद और दूसरे लोगों की आपको मिलेंगी, उसमें यकीनन नफरत के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक किया गया भारत की तरफ से, जिसके ऊपर एक हंगामा है और हम बार बार कह रहे हैं कि जी भारत ने बड़ा गलत किया, भारत हमारे कह लीजिए कि बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर आया और 1 2 4 नहीं बल्कि 9 जगह पे कहा गया कि अटैक किया गया है और यहाँ के सिविलियंस जो है, जो मासूम सिविलियंस हैं, उनकी भी जाने ली गई, ऐसा हमारे लोगों ने कहा। लेकिन
भारत की तरफ से यही कहा गया कि जो टेरर कैंप थे उनको उड़ाया गया है, और उसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि जी यहाँ पर पाकिस्तान जिस तरह से सपोर्ट कर रहा है इन टेररिस्ट को, उसको देखते हुए जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, और अगर फिर कुछ भारत में हुआ तो भारत जो है वो यकीनन एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ आ सकता है और पाकिस्तान के पे इस किस्म के अटैक्स हो सकते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान इस बात से कुछ सीख रहा है? ये अलग बात है कि पाकिस्तान की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जी हमारी तरफ से ना कोई गया, ना कोई आया, ना हमने कुछ किया, हम तो जी बड़े मासूम लोग हैं और हम तो इस बारे में ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकते। इस किस्म की बातें जो हर बार एक ही स्टेटमेंट हमारी प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से इशू कर दी जाती है और कहा जाता है कि जी ऐसा कुछ नहीं है और हम तो बड़े अमन से रहना चाहते हैं। इस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कई कंट्रीज के विजिट पर हैं और हर जगह जाकर वो यही बता रहे हैं कि जी भारत ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, जबकि हमने तो कुछ किया नहीं और हम बड़े ही मासूम लोग हैं। लेकिन कोई मुझे क्या बताएगा कि जब सारी दुनिया जो है वो सोशल मीडिया पर और हर जगह ये जो जिहादी माइंडसेट के लोग जो तकरीरें कर रहे हैं, जो धमकियां दे रहे हैं दुनिया को, जब वो देखेंगे तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की इस बात से एग्री करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो हर तरफ अमन चाहता है, पाकिस्तान जो है वो हर किसी कंट्री के साथ अपने टर्म्स को बेहतर करना चाहता है और किसी तरह से भी पाकिस्तान जो है वो किसी टेररिज्म के अंदर या कह लीजिए जो टेरर एक्टिविटीज है उसमें इन्वॉल्व नहीं है? क्या पाकिस्तान ये समझा पाएगा? अगर पाकिस्तान वाकई में समझता है कि तमाम चीजें देखने के बाद इस तरह के लोगों की जो स्पीच चल रही है इनकी सोशल मीडिया के ऊपर और धड़ाधड़ शेयर की जा रही है, अगर ये सब कुछ देखने के बाद दुनिया ये समझे कि पाकिस्तान ऐसे लोगों को, ऐसे जिहादी माइंडसेट के लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो यकीनन ये उनकी सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इसलिए कि बिल्कुल पाकिस्तान इस तरह के लोगों को ना सिर्फ ये कि सपोर्ट कर रहा है, फंडिंग भी होती है और फंडिंग भी ऐसी वैसी नहीं होती कि आप समझें कि सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है या आम लोग जो है वो थोड़ी बहुत फंडिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लोग जो है बड़े बड़े जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं वो तक इस तरह के लोगों को और इस तरह के जिहादी माइंडसेट के जो ग्रुप्स हैं, चाहे वो TLP हो, चाहे वो तहरीके लब्बैक की जैसे मैं बात कर रही हूँ, या और कई जैश मोहम्मद और कई दूसरे लंबे चौड़े इनके नाम है, लश्कर जंगवी और पता नहीं क्या क्या, इन तमाम ही लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है, इन तमाम ही लोगों को फंडिंग की जा रही है जो कि बिजनेस कम्युनिटी भी कर रही है। और जाहिर है कि कहीं ना कहीं इनको ऐसी जगह भी दी जाती है कि जब इलेक्शंस हो, हालांकि इलेक्शंस का कोई खास मतलब नहीं है पाकिस्तान में, इलेक्शंस जो है वो जिस तरह से होते हैं और जिस तरह से लोगों को लाया जाता है, जिस तरह से हटाया जाता है वो सभी जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद जी अगर इलेक्शंस होते हैं तो इन लोगों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की भी इजाजत होती है। और ये एग्जाम्पल हमने देखा कि लास्ट टाइम TLP तहरीके लब्बैक जो है, जो कि एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और हर वक्त लोगों के ऊपर अटैक करते रहते हैं, लोगों को जिंदा जला देते हैं, उनको भी ये इजाजत दी गई थी कि हाँ जी आप इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है कि FATF के टाइम पर IMF, वर्ल्ड बैंक और इसी तरह की कई जगह पे जब फंडिंग की बात आती है तो पाकिस्तान फौरन ये कह देता है कि नहीं जी हमारे यहाँ तो कोई टेररिज्म को हम सपोर्ट नहीं करते, हम तो खुद विक्टिम हैं। खुद विक्टिम तो आप होंगे ही, जो सुसाइड बॉमर जाता है और वो अपने आप को उड़ाता है तो वो खुद भी तो मर जाता है, तो अब क्या उठकर ये कहेगा कि जी देखो जी मैं तो खुद विक्टिम हूँ और आप मुझे कह रहे हो कि जी मैंने लोगों की जान ले ली। तो जाहिर है जिस तरह की हरकतें यहाँ से की जाती हैं, जिस तरह से फंडिंग और सपोर्ट दी जाती है टेररिज्म को, उसके बाद ये कहना कि नहीं जी हम तो खुद विक्टिम है, मेरा ख्याल है सारी दुनिया बेवकूफ नहीं हो सकती। प्रेसिडेंट ट्रंप दुनिया भर के लिए चैलेंज बने हुए हैं और वो दुनिया भर से चाहते हैं कि उनकी मर्जी के फैसले हों। कहीं कहीं जैसा वो चाहते हैं हो पा रहा है और बहुत सी जगहों पे जैसा वो चाहते हैं नहीं हो पा रहा और उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है। भारत के बारे में उनकी फ्रस्ट्रेशन तो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि भारत ना उनका पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर कराने वाला नैरेटिव बाय कर रहा है और ना उनकी टैरिफ्स की शर्तों को आसानी से मान रहा है और ना ट्रेड डील जिस पे कई महीनों से भारत की और अमेरिका की बातचीत चलती रही लेकिन वो किसी भी किनारे नहीं लग रही। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने 1 अगस्त की एक डेडलाइन
पूरी दुनिया को दे रखी है, और इस दौरान उनके शायद दुनिया के 7-8 देशों के साथ ही बमुश्किल ट्रेड डील हो सकी है। बाकी अब वो हम देखते हैं कि आइंदा एक रोज़ बाद उनकी जो डेडलाइन है वो वाकई डेड हो जाती है या आगे लाइव होके मजीद एक्सटेंड हो जाती है, जैसा कि पिछले कई महीनों से हो रहा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम उसने ग्रीन झंडी दिखा दी है जनाब इंडिया अमेरिका को, और रशिया के साथ अपने ताल्लुकात जो है वो बनाता चला जा रहा है। मुख्तलिफ वेपन्स जो हैं वो उनसे ले रहा है, मुख्तलिफ डील जो है वो करता जा रहा है, और डेटोनेटर्स जो हैं वो भी, जो एटॉमिक डेटोनेटर्स हैं वो इंडिया रशिया से ले रहा है, और रशिया को HMX जैसी टेक्नोलॉजी जो है वो रशिया को ट्रांसफ़र कर रहा है। और ये खबर ब्रेक की है रोटर्स ने, और रोटर्स ने बड़े दावे के साथ किया है कि इंडिया भी अपनी टेक्नोलॉजी जो है, अपने वॉर हेड जो है वो इंडिया के साथ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, या ट्रांसफॉर्म कर रहा है, या एक्सचेंज कर रहा है। बात करते हैं अकबर चाचा से कि इंडिया किस तरफ लेके जा रहा है खित्ते को। मुझे तो लगता है कि इंडिया सुपर पावर बनने जा रहा है, और मिलिट्री सुपर पावर बनने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यकीन करें जब से ये खबर मैंने सुनी है ना, जैसे मेरे ऊपर सख्ता तारी हो गया। अच्छा, कि भाई देखो हम साथ आज़ाद होने वाला मुल्क, हाँ, एक दूसरे हमसे ज़्यादा समझ नहीं आती उनके सियासतदान मुखलिस हैं उनके साथ, या उनकी अवाम उनके अपने मुल्क के साथ मुखलिस है। समझ नहीं आती कि वो कैसे तरक्की करते हैं। मेरी तो ख्वाहिश थी, बहुत ख्वाहिश थी, मगर हालात ही ऐसे कि मैं इंडिया जाता, वहाँ के देखता कि लोग क्या करते हैं, किस तरह वो आगे बढ़ रहे हैं। और वहाँ पे एक और बात ये है कि वहाँ पे अवाम और हुकूमत के दरमियान जो एतमाद है ना, वो मैं कहता हूँ कि कोई 120% है कि एक अवाम ने ऐसे हुकूमत को जकड़ा हुआ है कि अवाम की जो मंशा व मर्जी होती है उसी के मुताबिक हुकूमत जारी होती है। आप लोग ये देखें कि गुर्बत से निकाल के नरेंद्र मोदी अवाम को बाहर लेके आए हैं, बेहतरीन टेक्नोलॉजी का सेटअप दिया है, हर घर में घी हो, और आप जो महीने की कंजम्पशंस होती हैं, जो डेली चीनी, घी, गंदम, वो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जो है वो दे रही है, और टेका जा रहा है, मजबूत करता जा रहा है। और आपने ये देखिए कि इंडिया इस स्टेज पे पहुंच चुका है कि वो रूस को HMS जैसी टेक्नोलॉजी दे रहा है। बिल्कुल, उनके को भी कोई थोड़ी शर्म आ जाए कि हम भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए कि जो हम भी दें। हम तो सिर्फ गधे दे रहे हैं, ठीक है। हमारे पास तो वो वाफर है, वही हम दे रहे हैं, गोश्त लोगों को खिला रहे हैं, और गधे उनकी खाल जो है चाइना को बेच रहे हैं। यकीन करें कि मैं हैरान हूँ कि इंडिया में देखिए हुकूमत पूरी परफॉर्म तो नहीं कर रही ना, ठीक है। मोदी से के भी लोगों से इतराज है। बिल्कुल, अब हर हुकूमत से होता है। हुकूमत कभी भी 100% अवामी जो उमंगें होती हैं या अवामी विल जो होती है उस पर पूरा तो नहीं उतरती, लेकिन अक्सरियत में देखा जाता है कि अवामी मफाद में वो कितने फैसले कर रहे हैं। मगर मैं समझता हूँ वो अपने जो है ना अच्छे और बुरे की पहचान उनको होगी है। हमें 70-75 सालों में अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं हुई है। हम ये कहते हैं कि बस ये भी हमारा दोस्त है, वो भी हमारा दोस्त है, इससे भी हमने खाना है, उससे भी हमने खाना है। मगर इंडिया वाले कहते हैं हमने अब किसी से खाना नहीं है, हमने अपना उगाना है, अपना खाना है, हमने किसी की तरफ नहीं देखना, और अपने मुल्क को आगे लेके जाना है। इसीलिए उनका मुल्क आगे जा रहा है, चाहे उनके देखे सियासतदान जैसे भी हैं, मगर उनकी अवाम अपने मुल्क के लिए मुखलिस है। अभी आपने ये देखा है कि इस मामले पे असदुद्दीन अवैसी जो कि बड़ा, आप ये कह लें कि अपोजिशन लीडर और बड़ा नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ है, योगी नाथ के ख़िलाफ़, आदित्यनाथ के ख़िलाफ़ है, वो डिफेंस मिनिस्टर के बड़ा ख़िलाफ़ है, और बड़ी तकड़ी अपोजिशन करता था। लेकिन अब मोदी के पॉलिसी से वो इंस्पायर होके अभी क्रिकेट मैच में आपने देखा तो उसने कहा कि हमने तो टीम ही नहीं देनी थी, हमने तो एशिया कप खेलना ही नहीं था, तो पाकिस्तान के साथ जब तक हमारे ताल्लुकात नॉर्मलाइज नहीं होंगे हम अपनी टीम भी नहीं देंगे। उधर से अमेरिका ने साइड बदली, अमेरिका ने आंखें दिखाना शुरू की। अमेरिका आपको पता है कि बड़ी कोशिश करता रहा कि हम लोग जो हैं अपना F-35 जो है वो इंडिया को बेचें। उसने बड़े पापड़ भी बेले, तरले किए, मिन्नतें की नरेंद्र मोदी की, लेकिन वो उन्होंने किसी तरह उनको घास ही नहीं डाली, उन्होंने सीधा जहाज उठाया और रशिया की तरफ चले गए। इंडिया इज द बॉस नजर आ रहा है हम लोगों को। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, लेकिन इतना ज्यादा एक रोब, एक दबदबा इस नेशन का दूसरे मुल्कों के ऊपर। अमेरिकी सदर की धमकियों के बावजूद भारत तेल की रूस से खरीदारी जारी रखेगा। अगस्त में भारत के 2 शीर्ष राजनयिक चेहरे NSA अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर बैक टू बैक रूस जा रहे हैं। बांग्लादेश ने जो है उनका ये कहना है कि हमें जो है ना भारत से खतरा महसूस हो रहा है। India, given that India has continued to buy oil from Russia
Talk about the impact of being at this impasse, specifically with a country as large as India. सदर ट्रंप के बयान के बाद भी हुकूमती पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं लाई गई और न ही तेल की कंपनियों को ये कहा गया है कि वो रूसी तेल खरीदना बंद करें। आपको पता है कि मोदी का जो है वो वैसे ही जो ऐसा बहुत कम होता है कि दो बड़े दिग्गज नेता, मतलब द टॉप 5 आउट ऑफ द टॉप 5 एक साथ एक देश जाए। अगर कहीं जा रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने की गुंजाइश लग रही है। भारत ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को भारत से अपनी खारजा पॉलिसी को कुछ सीखना होगा। ये बहस क्यों ज़ेर गर्दिश है और क्यों कुछ हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो भी गैर इरादी तौर के अंदर इस बहस के अंदर शामिल हो चुके हैं। मीर यार बलोच ने यह भी कहा है कि इस क्षेत्र में विशाल तेल और खनिज भंडारों को लेकर ट्रंप को पूरी तरह से गुमराह किया गया है। ये अपनी ट्रेड भी बांग्लादेश के साथ बायकॉट करके रखा हुआ है, क्योंकि डेफिनेटली नजर आ रहा है कि वहाँ पर जो हिंदू हैं उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं दिखाया जा रहा है। हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो वाशिंगटन से तो कम से कम ड्राइव नहीं होती। हम अपनी खारजा पॉलिसी को खुद ही बनाते हैं और खुद ही तरतीब देते हैं और किसके साथ हमें कैसे ताल्लुकात रखने हैं ये हमें कोई ना सिखाए, ये भारत को बड़ी बाखूबी तौर के पर पता है। वो तो यही चाहते हैं ना कि जो कंट्री भी हो वो उनके हिसाब से चले, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो। तो इसलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि जी ये ऑयल नहीं खरीद सकते, लेकिन भारत जो है वो मुझे नहीं लग रहा कि वो अमेरिका की इस वक्त सुनने के मूड में है। नमस्कार दोस्तों, अब अमेरिका कई बार भूल जाता है कि अगर इंडिया पर डायरेक्टली प्रेशर किया गया तो उनके सामने एक दूसरा ग्रुप क्रिएट हो जाएगा जो अब तक नहीं हुआ था। और दूसरा ग्रुप ये है कि एक तरफ होगा अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ आप कह सकते हो, या फिर उनके अलाई, और दूसरे हो सकता है इंडिया, चाइना और रशिया। और इंडिया, चाइना और रशिया अगर एक हो गए ना तो पूरी दुनिया का जो पावर गेम है वो पूरी तरीके से शिफ्ट होने वाला है या फिर शिफ्ट हो जाएगा और यूएस उसके बारे में कुछ नहीं कर पाएगा। देखिए, अगर आप चाइना को काउंट करो तो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इंडिया का काउंट करो तो फोर्थ है, थर्ड कभी भी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। और ऐसी सिचुएशन में अगर आप इंडिया से पंगा लोगे तो इंडिया चाहे या ना चाहे उसको अपनी दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जो डोनाल्ड ट्रंप जो जिस तरीके से यहाँ पर व्यवहार कर रहे हैं इंडिया के साथ, उनके एडवाइज़र अगर जल्दी उनको नहीं समझा पाए तो फिर वो RIC हो जाएगा। RIC मतलब कि ग्रुप था पहले जिसकी एक बुनियाद रखी गई थी, रशिया, इंडिया और चाइना, वो आगे बढ़ता हुआ दिख सकता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद ज़रूर करें। भारत ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को भारत से अपनी खारजा पॉलिसी को कुछ सीखना होगा। ये बहस क्यों ज़ेर गर्दिश है और क्यों कुछ हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो भी गैर इरादी तौर के अंदर इस बहस के अंदर शामिल हो चुके हैं। मामला कुछ यूँ है कि जब से रशिया और यूक्रेन की जंग जारी हो सारी है उसके बाद मगरबी दुनिया की जानिब से और अमेरिका की जानिब से भरपूर ये कोशिश की गई कि किसी तरह हम रशिया की जो मईशत है उसे किसी हद तक हम काबू कर लें। उसके ऊपर पाबंदियाँ भी लगाई गई, टैरिफ भी आयद किया गया। मगर 3 से 4 साल गुजर जाने के बावजूद भी रशिया की जो मईशत है वो उस तरह से कमज़ोर नहीं कर सके, क्योंकि मगरिब का और अमेरिका का ये कहीं ना कहीं नैरेटिव मौजूद है कि जैसे ईरान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो अपनी तेल की जो मार्केट है उसे वो अपने न्यूक्लियर के लिए इस्तेमाल करता है। बिल्कुल ऐसे ही रशिया से मुतल्लिक भी मगरबी दुनिया और अमेरिका का यही मौक़िफ़ है। अब देखा यह जाए कि भारत जो है वो तेल का सबसे बड़ा, यानी दुनिया की तीसरा वो मुल्क है जो तेल का सबसे बड़ा ख़रीदार है रशिया के समुद्री तेल का। इसमें जो 2025 की जो पहली शशमाही रिपोर्ट हमारे सामने आती है उसके मुताबिक क्या है कि जो भारत की रिफाइनरीज़ हैं उसके अंदर सरकारी भी हैं, जो निजी हैं वो भी हैं, उनके नाम भी मैं आपके सामने रखूँगा, वो योमिया कितना जो रशिया का तेल है वो ख़रीदती हैं। तो जो नंबर्स हमें बताते हैं वो ये है कि 18 लाख बैरल ख़ाम तेल योमिया ख़रीद रहा है भारत रशिया के साथ। और यही वो दबाव है अमेरिका की जानिब से, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। अब इसके अंदर जो रिफाइनरीज़ हैं वो निजी जो रिफाइनरीज़ हैं वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है और नायारा, ये रिफाइनरीज़ हैं ये बेसिकली निजी हैं यानी प्राइवेट हैं जो रशिया से ख़ाम तेल ख़रीदती हैं। इसके अलावा सरकारी भी हैं। भारत की जो रियासती रिफाइनरीज़ हैं उनके क्या नाम है, उनमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, भारत पेट्रोलियम और मंगलोर रिफाइनरीज़ भी रशिया का जो तेल है, ख़ाम तेल है वो ख़रीदती हैं। और ज़ाहिर है ये आगे फिर यूरोप को भी सप्लाई करती हैं।
ये जो भारत की सरकारी रिफाइनरीज हैं ये 40% खरीदती हैं और 60% जो है वो प्राइवेट जो रिफाइनरीज हैं भारत की वो खरीदती हैं। अब अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका ये चाहता है कि भाई आप ये रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। भारत के जो वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, उनसे मुतालिक एक बयान बड़ी तेज़ी के साथ गर्दिश कर रहा है कि उन्होंने अमेरिका को, वाशिंगटन को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है कि भाई हमारी जो ख़ारजा पॉलिसी है वो वाशिंगटन से तो कम से कम ड्राइव नहीं होती, हम अपनी ख़ारजा पॉलिसी को खुद ही बनाते हैं और ख़ुद ही तरतीब देते हैं, और किसके साथ हमें कैसे ताल्लुकात रखने हैं ये हमें कोई ना सिखाए, ये भारत को बड़ी बाखूबी तौर के पर पता है। वो तो यही चाहते हैं ना कि जो कंट्री भी हो वो उनके हिसाब से चले, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो। तो इसलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि जी ये ऑयल नहीं खरीद सकते और ऑयल लिया तो सैंक्शंस लगा देंगे। ये उन्होंने चाबहार पोर्ट के टाइम पर भी यही बात की थी ईरान को लेकर। लेकिन भारत जो है वो मुझे नहीं लग रहा कि वो अमेरिका की इस वक्त सुनने के मूड में है। लेकिन कुछ भी कहिए, अमेरिका सुपर पावर है, कहीं ना कहीं से हो सकता है किसी किस्म का प्रेशर जो है उनके ऊपर बिल्ड किया जाए, क्योंकि एक तरफ कहते हैं कि इनकी इकोनॉमी के बारे में भी उन्होंने कह दिया कि डेड इकोनॉमी है, कभी कुछ कह दिया। तो ये तमाम चीजें यकीनन थोड़ा मेरे ख्याल है डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैडम आपको नहीं लगता कि इंडिया जैसा बड़ा मुल्क जिसकी 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन और बड़ी मार्केट, और अमेरिका का यू टर्न, जो गवर्नमेंट है वो जाहिर है उसको भी लग रहा होगा कि भाई ये तो हमारे दोस्त है, लेकिन ज्यादातर धोखे और ज्यादातर जो नुकसान होते हैं वो ये याद रखना चाहिए वो दोस्तों की तरफ से ही आते हैं। इसलिए कि दुश्मनों से तो आप वैसे ही अलर्ट रहते हैं। आपको रहता है कि जी अगर आप कंट्रीज की बात ना भी हो, इंडिविजुअल भी हो, तो जिन लोगों के साथ हमारी बनती नहीं है या वो नहीं है उनसे तो हम वैसे ही अलर्ट रहते हैं कि ये हमारे बारे में क्या बात करेंगे, ये हमें क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों के ऊपर तो आपको भरोसा होता है, उनके ऊपर तो आपको यकीन होता है कि ये तो हमारे बारे में ना कोई बात करेंगे ना हमें कोई नुकसान पहुंचाएंगे। तो जब वो नुकसान पहुंचाते हैं तो यकीनन इंसान या कंट्री जो है यकीनन बहुत डिस्टर्ब हुई होती होगी। लेकिन ये कि मेरा ख्याल है कि थोड़ा बहुत अंदाजा काफी पहले से इन लोगों को हो गया होगा और कुछ ना कुछ अंदर चल रहा होता है। जैसे आप जानते हैं कि एक कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो बाहर नहीं आती, लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है वो पता लग रहा होता है। जिस वक्त चाबहार पोर्ट पे काम शुरू किया था भारत ने, उस वक्त भी अमेरिका ने कहा था कि जी आप वहां काम नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान की भी जो ऑयल पाइपलाइन है उसके ऊपर भी बात की गई थी, तो पाकिस्तान तो खैर रुक गया और पाइपलाइन पे काम उस तरह से नहीं हो सका जैसे होना चाहिए था, जैसे ईरान चाहता है। मोदी साहब ट्रंप की इस चीज को नहीं मान रहे कि उन्होंने सीज फायर में किरदार अदा किया है। ऐसा बहुत कम होता है कि दो बड़े दिग्गज नेता, मतलब तो टॉप 5 आउट ऑफ द टॉप 5 एक साथ एक देश जाए। अगर कहीं जा रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने की गुंजाइश लग रही है। और जा क्यों रहे हैं, किस पर्पस से जा रहे हैं, किस टाइम जा रहे हैं, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। उमेश एकदम लेटेस्ट हॉट, जैसे बोलते हैं ना, एकदम हॉट न्यूज है ये, अभी मीडिया में निकल कर भी नहीं आई, मेन स्ट्रीम मीडिया में। लेट्स गेट स्टार्टेड। उमेश, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। जी जय श्री राम। गायत्री जी, देखिए गायत्री जी, रिपोर्ट्स आ रही है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवाल साहब और फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब दोनों रशिया जाने वाले हैं। पहला मीटिंग डोवाल साहब करके आएंगे, जो ग्राउंड वर्क है वो ले आउट करके आने वाले हैं, और उसके बाद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब जाने वाले। अच्छा, वो नहीं दिखाते कि जिन लोगों की पतलूनी उतारी गई थी वहाँ पर, वो क्यों नहीं दिखाते लोग? ये 93,000 जो आर्मी थे वहाँ पर जो पतलूनी उतारी गई थी वो क्यों नहीं बताते लोग? जब तक मूडी है जैस्मिन कुछ नहीं होने वाला है। जब तक मूडी है सिर्फ बदतर होने वाला है, वो ये रुकेगा नहीं। मसूद अजहर, उसको हम ट्रैक कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब वो गिलगित बल्तिस्तान रीजन के अंदर है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 इसकी आजकल बात चल रही है। उसके खजाने खाली हो रहे हैं। आज 16 आइटम्स उसके ऊपर इंडिया ने बैन कर दिए हैं। रूस ने $630 मिलियन का कर्जा डिमांड कर दिया है। तो ये न्यू नॉर्मल है कि वी आर इन वॉर, हम वॉर में हैं अब आपके साथ। ठीक है। हाँ, अब कोई अमन की बात नहीं होगी, कोई नेगोशिएशन नहीं होंगी, कोई टॉक्स नहीं होंगी, कोई कुछ नहीं होगा। कुछ बवंडर की तैयारी हो रही है इस वक्त बैकग्राउंड में, धड़ाधड़ हो रही है और सीक्रेट मीटिंग्स का दौर जारी है इस वक्त मोदी सरकार के बीच में। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जी ये जो उनका कॉटन का बिजनेस था वो तो भारत जा रहा है। इन्फ्लेशन अगले दिन उसकी रिपोर्ट आई है 11.8% बढ़ गया। ये इलाका पॉसिबल है, ये इलाका जो मुमकिनात में से हो सकता है। फिर कुछ गहमा गहमी हम दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक होते हुए देख रहे हैं। प्रेसिडेंट मुर्मू से मुलाकात की है प्रधानमंत्री मोदी ने, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। हमारा तो काम आधा काम हुआ है, अब पाकिस्तान को करना है। बार बार
ये कह चुका है और ये करेगा। खबर आ रही है इन सब के बीच में कि 20,000 एक्स्ट्रा ट्रूप्स को जम्मू एंड कश्मीर में डिप्लॉय किया गया है, जिससे फिर अगली स्टेज पे उन्होंने अब ये किया इन द होप कि हमने देखो मिसाइल मार दिए इन द हार्ट ऑफ पाकिस्तान, पंजाब के अंदर, लाहौर में, सिंध में भी हर जगह पे हमने मार दिया, बलूचिस्तान में भी मार दिया। तो ये एस्केलेट करते जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हम इनको चुन चुन के वी विल फाइंड देम, वी विल ट्रैक देम एंड हम उनको जो जाके वो जहां पे भी हमें करना पड़ा हम उसको मारेंगे। लगता ये है कि शायद इंडिया हमला कर नमस्कार दोस्तों, अब जिस हिसाब से पाकिस्तान के अंदर इंडिया के ऑपरेशन बढ़ रहे हैं, हमें सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए कि कभी भी ऐसी न्यूज़ आ सकती है कि हाफिज़ सईद मारा गया, मौलाना मसूद अजहर जो है वो मारा गया, या फिर दाऊद इब्राहिम जो है वो मारा गया। क्योंकि आए दिन कोई ना कोई की तो न्यूज़ आती रहती है जिनके पास कम सिक्योरिटी है, या फिर आप कह सकते हो कि जिसके पास हथियार है लेकिन सिक्योरिटी नहीं है, उसके पास एक्स्ट्रा सिक्योरिटी नहीं है, उसको तो कभी भी ठोका जा रहा है। यहाँ पर बात दरअसल यहाँ पर ये हो रही है कि मौलाना मसूद अजहर को ट्रैक किया जा रहा है और आने वाले दिनों में हो सकता है, और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि लास्ट कहाँ कब देखा गया था। जो भी हो, लेकिन आने वाले दिनों में ये न्यूज़ डेफिनेटली आने वाली है कि भाई इन सबको धीरे धीरे करके या फिर एक के बाद एक ठोका जा रहा है। मतलब मुझे तो ये लगता है कि जितने भी आतंकवादी ठिकाने लग रहे थे उन सबको ऑपरेशन सिंदूर में टारगेट कर देना चाहिए था, तो ये सारे के सारे जो थे ना वो यहीं ख़त्म हो जाते। हालांकि होगी कुछ मजबूरी। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि कैसे मौलाना मसूद अजहर को आने वाले दिनों में टारगेट किया जा सकता है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद जरूर करें। है कि जैश ए मोहम्मद के जो चीफ हैं मसूद अजहर, गिलगित बल्तिस्तान में उनको देखा गया है, जहां से ऑब्वियसली भारत की तरफ से ये है कि एक नए फ्रंट की प्लानिंग का खौफ है। इस बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार, यूएन और वाशिंगटन जो है वो उनके हाई लेवल दौरे पर वो जा रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान ग्लोबल स्टेज पर अपना केस इफेक्टिवली रख पाएगा? क्या ये डेवलपमेंट्स की टाइमिंग एक नई जियोपॉलिटिकल जो है इक्वेशन की तरफ इशारा है? इस सब के बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे। तो जी डॉक्टर कमर टीमा साहब, सबसे पहले तो हमने देखा कि इंडियन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका दावा है कि जो मसूद अजहर हैं उनको गिलगित बल्तिस्तान के जो स्कर्दू एरिया है वहाँ पे देखा गया, यानी पाकिस्तान के अंदर LOC के करीब। और इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहना है कि वो क्लोजली ट्रैक करें हैं मसूद अजहर को, लेकिन पाकिस्तान में उसकी लोकेशन के हवाले से हमेशा इनकार ही किया गया है। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? सर आई गेस आपकी आवाज सुनने में कोई प्रॉब्लम आ रही है? जी मैं ये कह रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 इसकी आजकल बात चल रही है कि जनाब ये है, इंडियंस कहते हैं कि जनाब हम ढूंढ रहे हैं या हमने ढूंढ लिया है कि जो इस वक्त जैश ए मोहम्मद जो कि एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो कहते हैं जी हमारे लिए मसूद अजहर, उसको हम ट्रैक कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जनाब वो गिलगित बल्तिस्तान रीजन के अंदर है। सो इट मीन्स कि वो कह रहे हैं कि अब वो बहावलपुर में नहीं है, वो बहावलपुर में नहीं है, वो गिलगित बल्तिस्तान के एक रीजन के अंदर है। और उन्होंने कुछ फुटेजेस वगैरह भी जारी की हैं। आप पता नहीं उन फुटेजेस की ऑथेंटिसिटी क्या है। ये डिफरेंट इंडिया जो है वो कश्मीरी जो लीडर है, जैसे ये सैयद सलाहुद्दीन है, इनकी इन्होंने फुटेज जारी की कि ये G10 में कहीं होते हैं, इस्लामाबाद के अंदर एक इलाका है वहाँ पे होते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो करते रहते हैं। अब पॉइंट यहाँ पे देखें, बड़ा सीधा सा है। पॉइंट ये है कि इंडिया क्यों अगर खबर जारी करेगा, अगर फॉर एग्जांपल जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर इधर हैं, फॉर एग्जांपल क्यों खबर देगा? एक बात, इसकी डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं। पहली खबर ये, टू गिव अ मैसेज टू द इंटेलिजेंस, टू गिव अ मैसेज टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि हम वहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं, हम वहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं। किन को ट्रैक कर रहे हैं? हम स्टिल ऐसे ग्रुप्स को ट्रैक कर रहे हैं। सो दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये पैगाम दे रहे हैं इन ग्रुप्स को कि आप हमारी नज़रों से दूर नहीं हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप, ये नहीं है कि हम आपको जो है वो देख नहीं सकते, हम आपको एग्जैक्टली देख सकते हैं।
तीसरी इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि इंडिया ये पैगाम दे रहा है कि जनाब हमारे पास सफिशेंट इंटेलिजेंस नेटवर्क ग्राउंड के ऊपर मौजूद है, जो हमें बताता रहता है कि बेसिकली ये जो ग्रुप्स हैं ये कहाँ पे। आपको याद होगा या इसका एक और मीनिंग भी हो सकता है, और वो ये है कि अगर आपको याद हो कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने थोड़ा अर्सा पहले एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था कि जनाब मुझे ये पता है कि जैश मोहम्मद के जो चीफ हैं वो अफगानिस्तान में। सो मुझे ऐसे लगता है कि इन दिस प्रीटेक्स्ट, इस सिचुएशन को देखते हुए लगता ये है कि शायद इंडिया हमला कर सकता है, एंड दैट कुड बी ऑपरेशन सिंदूर 2.0। अब उसके मल्टीपल मीनिंग्स हैं, मल्टीपल उसके वो हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप ये देखें, पहली बात कि वो क्यों हमला करेगा इंडिया, पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा था कि सिंदूर जो है वो अभी चल रहा है, इट्स कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ ऑपरेशन सिंदूर। ये एक चीज़ आपको ज़हन में रखनी चाहिए। अब अगर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और ये एक मुसलसल वो समझते हैं कि ये हमें इसको अगर चल रहा है तो इसके साथ साथ हमें ये बताना है कि कैसे चल रहा है, तो उसके लिए वो इस तरह की खबर दे रहे हैं। फिर एक इसकी और लॉजिक भी है कि हमें इंडियन अवाम को अभी ये कहा था कि हम बदला लेंगे, अभी हमने प्रॉपर बदला नहीं लिया। और जो नरेंद्र मोदी साहब ने बिहार में एक स्टेटमेंट जारी की थी, इफ यू रिमेंबर, इलेक्शन पे उन्होंने कहा था कि हम इनको चुन चुन के वी विल फाइंड देम, वी विल ट्रैक देम, एंड हम उनको जो जाके वो जहाँ पे भी हमें करना पड़ा हम उसको मारेंगे। ये आपको याद होगा उन्होंने ये बात उन्होंने की थी। सो आई थिंक ये जो फैक्टर है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इस सेंस के अंदर कि ये चीज़ जो है वो सोच रहे हैं कि क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है